हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सुपर सीरीज का कार्यक्रम चल रहा है। इस सुपर सीरीज ये अति महत्वपूर्ण सुपर सीरीजें हैं, इनको आप जरूर रिवाइज कर लें। ये आपकी परीक्षा की तैयारी को गति देंगी। बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी। विचार कीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका ऑप्शन सही होगा। जलोढ़ मिट्टी इसका ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर, दूसरा ऑप्शन है तराई क्षेत्र पर, तीसरा है बुंदेलखंड क्षेत्र पर और चौथा है विंध्य क्षेत्र पर। विचार कीजिए मित्रों इनमें से कौन सा हो सकता है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर पाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठारी भाग कौन सा है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठारी भाग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है तराई, दूसरा ऑप्शन है मिर्जापुर पठार, तीसरा ऑप्शन है भाबर और चौथा ऑप्शन है रोहिलखंड मैदान। विचार करिए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन है सी मिर्जापुर पठार। मिर्जापुर पठार इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है बांदा, दूसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र और चौथा ऑप्शन है चित्रकूट। मित्रों विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज चल रही है जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ निश्चित ले जाएगी। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो बॉक्साइट इसको याद रखने का ये तरीका है, बॉक्साइट बा से शुरू होता है और इसका सही ऑप्शन होगा ये बांदा भी बा से शुरू होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए बांदा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में किस जिले में स्थित है। प्रश्न फिर से है उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार मुख्यतः किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है चंदौली, तीसरा ऑप्शन है मिर्जापुर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मित्रों विचार करिए कि इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही लगता है। उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार जो है वो कहां पर पाया जाता है। बहुत सरल प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। मित्रों कोयला भंडार इसका सही ऑप्शन है ए सोनभद्र। सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला भंडार जो है सोनभद्र जिले में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र किस जिले में है। बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र किस जिले में है। पहला ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, दूसरा ऑप्शन है पीलीभीत, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र, चौथा ऑप्शन है बहराइच। इसमें लोग कंफ्यूजन, इसमें कैंडिडेट गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर देता है। विचार करिए मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सोनभद्र। इसका सही ऑप्शन होगा सोनभद्र बी। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चुक्की चुक्की में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। चुक्की में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सिलिका सैंड, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर और चौथा है ये सभी। मित्रों चुक्की में पाए जाने वाला जो खनिज होता है वो ये सारे ऑप्शन सही हैं, सिलिका सैंड, कोयला और चूना पत्थर, यानी इसका डी ऑप्शन ये सही होगा। ये सारे सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में है? पहला ऑप्शन सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन पीलीभीत, तीसरा ऑप्शन लखीमपुर खीरी, चौथा ऑप्शन चंदौली। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र मित्रों जो है सोनभद्र में ही है, सोनभद्र में ही, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सागौन यानी टीक के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कभी कभी टीक हिंदी में लिख दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सागौन के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है तराई क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गंगा मैदान, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन दे रखा है रोहिलखंड। मित्रों विचार करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इसका ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र वाला ऑप्शन ये सही होगा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है? मित्रों विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र, दूसरा देवरिया, तीसरा मिर्जापुर और चौथा है बांदा। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में से कौन सा खनिज नहीं है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में से कौन सा नहीं है? पहला तांबा, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा कोयला और चौथा चूना पत्थर। मित्रों विचार कीजिए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों तांबा। क्या ऑप्शन होगा? तांबा, तांबा, ठीक है। ये सब बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर ये सब पाए जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, तांबा खनिज का रूप है भी नहीं, तांबा एक शुद्ध धातु होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है देवरिया, तीसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, चौथा ऑप्शन है कायमगंज। पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है देवरिया, तीसरा है मिर्जापुर और चौथा है कायमगंज। विचार करिए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा ए, सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सरल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बाघ के लिए, दूसरा ऑप्शन शेर के लिए, तीसरा ऑप्शन हाथी के लिए और चौथा होगा चीता के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, बाघ के लिए। बाघ के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा ऑप्शन है नोएडा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आप इस पे विचार करिए कि आपके विचार से कौन सा सही हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा कानपुर और चौथा नोएडा। मित्रों इसका विचार कर लिया होगा, विचार कर लिया होगा। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? लखनऊ इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक चीज और बता दें, कांस्टेबल वगैरह की जो ट्रेनिंग है लखनऊ में ही होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? तो पहला ऑप्शन सेवा और सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, तीसरा ऑप्शन वीरता और विवेक और चौथा है सदैव तत्पर। यह किसी किसी थाने में लिखा भी होता है, शायद आपने ध्यान दिया हो। तो मित्रों ये एक सरल प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन होगा सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को मित्रों कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 18,
तीसरा 75 और चौथा होगा 4। कितने पुलिस जोन में बांटा गया है मित्रों, विचार करिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है मित्रों, 8 में बांटा गया है। 8 पुलिस जोन 8 में बांटा गया। उत्तर प्रदेश ऐसे लिखते हैं ऊ, तो ये मिला दो ऐसे करके तो 8 बन जाएगा। ऐसे आपको याद रहेगा कितने पुलिस जोन में बांटा गया है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो मित्रों पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी एडीजी होता है। कौन होता है मित्रों? एडीजी होता है। पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी एडीजी होता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिले में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन डीएम, दूसरा एसएसपी / एसपी, तीसरा डीआईजी और चौथा सीओ। विचार करिए मित्रों इसका कौन सा आंसर सही होगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिले में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मित्रों इसका बी ऑप्शन सही होगा, एसएसपी / एसपी, एसएसपी / एसपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पुलिस क्षेत्राधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर सीओ किस रैंक का अधिकारी होता है? पहला इंस्पेक्टर, दूसरा डीएसपी रैंक का, तीसरा एसपी और चौथा एएसपी। विचार करिए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीओ जो होता है वो डीएसपी रैंक का होता है मित्रों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, डीएसपी रैंक का होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? पहला ऑप्शन पुलिस अधिनियम 1860, दूसरा ऑप्शन पुलिस अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन पुलिस अधिनियम 1873 और चौथा ऑप्शन पुलिस रेगुलेशन एक्ट। मित्रों विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों पुलिस अधिनियम 1861, यह ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। पुलिस रेंज का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पुलिस रेंज का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन एसएसपी, दूसरा ऑप्शन आईजी / डीआईजी, तीसरा ऑप्शन एडीजी, चौथा डीजीपी। विचार करिए मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इसका बी ऑप्शन सही होगा, आईजी / डीआईजी, आईजी / डीआईजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली कितने जिलों में लागू है 2024 के अनुसार? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन है 9। विचार करिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितने जिलों में लागू है 2024 के अनुसार। क्लियर करना है। 4 5 7 9, 4 5 7 9 कौन सा सही होगा? तो कमिश्नर का 7 आंसर होगा 7। ठीक है, कमिश्नर का 7 है तो डरने की कोई बात नहीं, आंसर होगा 7। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही होगा 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस आतंकी हमले के बाद किया गया था? पहला ऑप्शन संसद हमला 2001, दूसरा ऑप्शन मुंबई हमला 26/11/2008, तीसरा पुलवामा हमला 2019 और चौथा अक्षरधाम हमला 2002। विचार करिए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एनआईए का गठन कब किया गया था? एनआईए का गठन कब किया गया था? एनआईए कब से सुर्खियों में आपको जानी जाती है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा मुंबई हमला 26/11/2008। मुंबई हमला 26/11/2008 ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नक्सलिज्म से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? पहला ऑप्शन पश्चिमी यूपी, दूसरा ऑप्शन बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन सोनभद्र और मिर्जापुर पूर्वांचल के हैं और चौथा अवध क्षेत्र। मित्रों ये बहुत कई बार प्रश्न ये आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जानकारी वाले भी प्रश्न हैं, ये अधिकांश लोगों को मालूम होंगे। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर जो हैं नक्सलवाद से ग्रसित रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत नेपाल सीमा जो यूपी से लगती है की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल के पास है?
पहला ऑप्शन BSF, दूसरा ऑप्शन CRPF, तीसरा ऑप्शन SSB और चौथा ऑप्शन ITBP। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, दिमाग लगाइए आप लोग। तो मित्रों, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी SSB के अंडर में है, जिम्मेदारी इस बल के पास है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का उद्देश्य क्या है? पहला, यूनाइटेड अगेंस्ट पुलिस एक्ट, दूसरा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, तीसरा अर्बन एंड पुलिस एक्ट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऊपा का जो उद्देश्य है मेन, इसका सही ऑप्शन होगा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। गैर कानूनी जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकने का जो अधिनियम है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडो किसको कहा जाता है मित्रों? सुपर हिट क्वेश्चन है। ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है मित्रों, ज्यादातर को पता होगा NSG को कहा जाता है। इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों, NSG को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का क्या नाम है मित्रों? अधिकांश लोगों को मालूम होगा इसका आंसर। आतंकवाद निरोधक इकाई ATS है मित्रों। कौन सी है? ATS है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, हवाला क्या है? तो पहला ऑप्शन एक प्रणाली, दूसरा ऑप्शन अवैध तरीके से धन का हस्तांतरण, तीसरा शेयर बाजार का घोटाला और चौथा विदेशी बैंक। क्या होगा हवाला? ज्यादातर को मालूम है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, अवैध तरीके से धन का हस्तांतरण। हवाला जो है धन का ट्रांसफर किया जाता है हवाला के जरिए सुना होगा न्यूज़ों में, हवाला के जरिए कमाया हुआ धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, साइबर आतंकवाद के लिए IT एक्ट 2000 की कौन सी धारा दंडित करती है? फिर से सुनिए, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म के लिए IT एक्ट 2000 की कौन सी धारा दंडित करती है? पहला ऑप्शन धारा 66A, दूसरा ऑप्शन धारा 67, तीसरा धारा 66F और चौथा धारा 420। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन होगा ये धारा 66F। कौन सा सही ऑप्शन होगा? धारा 66F। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? पहला ऑप्शन IB, दूसरा RA, तीसरा CBI और चौथा NIA। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है मित्रों? विचार कीजिए इस पे, आप अपना दिमाग लगाइए कि इसका कौन सा ऑप्शन ये। इसका आप IB, RAW यानी R&AW, CBI और NIA। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों RAW। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये देखो कंफ्यूजन करता है मालूम, ग्रीन शब्द इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन वृक्षारोपण से, दूसरा नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से, तीसरा जाली नोट पकड़ने से, चौथा प्रदूषण नियंत्रण से। मित्रों दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ग्रीन, हमने हिंट्स दे दिया कि ग्रीन कंफ्यूजन करता है, तो लोग वृक्षारोपण करते हैं, गलत हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी, इंटरनल इंटेलिजेंस जुटाने का कार्य कौन करता है? भारत में आंतरिक खुफिया जानकारी जुटाने का कार्य कौन करता है? न्यूज़ों में आपने सुना होगा कि भाई IB क्या कर रही थी, IB को ये खबर नहीं थी। ये वाला ऑप्शन सही होगा IB, आंतरिक खुफिया जानकारी कौन जुटाता है? IB। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसे आम भाषा में रासुका कहते हैं, किस वर्ष बना था? रासुका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 1980, दूसरा 1975, तीसरा 1990 और चौथा है 2000। मित्रों विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रासुका मित्रों
1980 में बना था। कब बना था? 80 में बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब, ये इसका इसी में प्रिंट हो गया। ये जो है ये विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 10 दिसंबर 1948। कौन सा सही ऑप्शन होगा? 10 दिसंबर 1948। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। और इसी कारण विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिवस के बारे में हम सीरीज में, पिछली सीरीजों में बता चुके हैं। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखो आ गया, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों इसका डी ऑप्शन ये सही होगा, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 1995, तीसरा 1993 और चौथा होगा 2000। मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, एनएचआरसी की स्थापना 1993 में की गई थी। कब की गई थी मित्रों? 1993 ईस्वी में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? एनएचआरसी की स्थापना, इसका तो हिंट्स इसी में दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर सही हो जाएगा। भाई एनएचआरसी मानवाधिकार की बात हो रही है तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसके इस अधिनियम के तहत हुई है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा लखनऊ और चौथा कोलकाता। बताइए मित्रों कौन सा हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों नई दिल्ली। कौन सा सही होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एनएचआरसी के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? भाई एनएचआरसी का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो अब इनको कौन नियुक्त करेगा? तो सीधी सी बात है, इतने हाई लेवल के कैंडिडेट को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन करेगा मित्रों? राष्ट्रपति करेगा, ना प्रधानमंत्री, ना राज्यपाल, ना गृह मंत्री करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है? तो मित्रों पहला ऑप्शन 12 घंटे, दूसरा 48 घंटे, फिर अगला है 24 घंटे और फिर उससे अगला ऑप्शन है 72 घंटे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिकांश लोगों को पता होगा 24 घंटे ऑप्शन इसका सही है। कौन सा सही है? 24 घंटे ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? मित्रों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 पहला ऑप्शन, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 19 और चौथा है अनुच्छेद 32। विचार करिए मित्रों कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? अनुच्छेद, कर लिया होगा विचार? अनुच्छेद 21 कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 21। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, पुलिस कस्टोडियल डेथ किस अधिकार का उल्लंघन है? पुलिस, अब देखो उसी संबंधित, पुलिस कस्टोडियल डेथ किस अधिकार का उल्लंघन है? पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 23, अगला है अनुच्छेद 21 और उससे अगला है अनुच्छेद 25। अब उसी संबंधित है, हिंट्स हम दे चुके हैं, तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 21। क्या होगा मित्रों? अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभी बता चुके थे। एनएचआरसी का अध्यक्ष मित्रों मौजूदा मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश यही है मित्रों। सर्वोच्च न्यायालय, तभी इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये इतने इतने ऊंचे लेवल के हैं कि इनकी नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे इनका। सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, एनएचआरसी का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं?
एनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? विचार करिए मित्रों, अध्यक्ष सहित बताना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। बताइए क्या आंसर सही होगा? एनएचआरसी, एनएचआरसी। अब इसको देखिए, याद करने का तरीका बता दें। देखो एनएचआरसी 4 हो गए और अध्यक्ष और मिला लो, कितने हो गए? ये 4 और धन ये अध्यक्ष 1 मिला के कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसका मित्रों ऑप्शन होगा ये वाला सही, 5 होगा। एनएचआरसी के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। ये याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। पढ़ते हैं अब, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बेहद संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक देखा होगा, जाते हैं लोग वहां पे, कई देशों के प्रमुख आते हैं, ठीक है, उनके सामने सभी अपने अपने देश की बातें रखते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो पहला ऑप्शन जिनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा पेरिस, चौथा लंदन। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, पहला ऑप्शन 24 अक्टूबर, दूसरा 10 दिसंबर, तीसरा 1 मई, चौथा 15 अगस्त। क्या ऑप्शन होगा मित्रों सही? इसका सही ऑप्शन होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पता होगा ज्यादातर को। पहला ऑप्शन हेग, नीदरलैंड में है, दूसरा वाशिंगटन डीसी, तीसरा जिनेवा, चौथा वियना। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ज्यादातर को पता होगा हेग, नीदरलैंड। ये ए ऑप्शन सही होगा, हेग, नीदरलैंड। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेहद सुपरहिट क्वेश्चन, बेहद सरल क्वेश्चन, शायद ज्यादातर को मालूम होगा। पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, तीसरा है पेरिस और चौथा है रोम। विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? WHO की स्थापना, बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, जिनेवा, जिनेवा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन लंदन, दूसरा पेरिस, तीसरा मॉस्को, चौथा बर्लिन। कौन सा सही होगा? यह भी बेहद सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, ये याद हो चुका, घुट चुका है। ये नहीं घुटा है तो आप भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये पेरिस, फ्रांस में है ये मित्रों। मित्रों उम्मीद है कि सुपर सीरीज का ये कार्यक्रम आपको रैपिड रिवीजन वाला काफी पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है कार्यक्रम और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ऐसी ही सीरीज आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा ये चैनल सब्सक्राइब का बटन, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है जो मैं डेली लेके आ रहा हूं वो सीरीज आप तक पहुंचती रहे। मैं टॉपिक वाइज अब सीरीज भी लाऊंगा कि जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया तो उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, वो सीरीज भी लाऊंगा। इससे आपका टॉपिक वाइज भी क्लियर होता जाएगा। यदि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहा हो तो उस तक चैनल का लिंक आप अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अगली सीरीज में।